हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट्रा एच। सो आज हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेस ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये वीडियो का कंटेंट जो है वो इनफ है अगर आप इस कंटेंट को अपने नोट की तरह ट्रीट करना चाहते हो, तो इसके अलावा आपको कहीं बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो अब देखते हैं इस टॉपिक के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, देन सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देन कन्वेंशंस, चार्टर्स, स्टैचूज, जुडिशियल डिसीजंस, एमिनेंट वर्क एंड कॉमन लॉ। ये सोर्सेज ही हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। एंड लास्टली वी विल कंक्लूड द टॉपिक। सो है वी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिक है इन नेचर। क्यों? क्योंकि वो अनकोडिफाइड है और अनरिटर्न है। अनकोडिफाइड मतलब क्या होता है? अनकोडिफाइड मतलब कि वो कोई सिंगल डॉक्यूमेंट पे नहीं लिखा हुआ है, बट वो किस पे बेस्ड है? हिस्टोरिकल कन्वेंशंस पे, स्टैच्यूज पे, जुडिशियल डिसीजंस पे एंड अथॉरिटेटिव वर्क्स पे। अगर कंपेयर करा जाए तो दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से, जैसे इंडिया का एग्जांपल ले लिया जाए तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है और कोडिफाइड है। बट जो यूके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स हैं वो अलग अलग सोर्सेज से लिए गए हैं, जो सोर्सेज ओवर सेंचुरीज डेवलप्ड हुए थे। ठीक है, ये जो अलग अलग सोर्सेज हैं ये कलेक्टिवली मतलब साथ में मिलके क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं स्ट्रक्चर, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ यूके गवर्नमेंट, और साथ ही साथ ये और क्या बताते हैं? राइट्स और लिबर्टीज ऑफ सिटीजन। इन सोर्सेस को समझना ज़रूरी इसलिए है, किसलिए? यूके कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के फ्लेक्सिबल और इवॉल्विंग कैरेक्टर को समझने के लिए इन सोर्सेस को पढ़ना और समझना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं सोर्सेस क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। सबसे पहला है कन्वेंशंस, ठीक है, देन है चार्टर्स, स्टैच्यूज, जुडिशियल डिसीजंस, एमिनेंट वर्क्स एंड द कॉमन लॉ। सबसे पहले पढ़ते हैं कन्वेंशंस। ठीक है, कि कन्वेंशंस क्या थी? कन्वेंशंस क्या है? ये अनरिटर्न रूल्स हैं, ठीक है, जिससे हर किसी को फॉलो करना है। जो ब्रिटिश स्कॉलर डाइसी हैं, डाइसी कौन है? ब्रिटिश स्कॉलर है, ठीक है, उन्होंने क्या कहा है? कन्वेंशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये क्या करते हैं? ये मेक श्योर करते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो स्मूथली वर्क करे। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कन्वेंशंस की। जैसे क्वीन और किंग मस्ट एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ कैबिनेट, मतलब क्वीन या किंग को कैबिनेट की एडवाइस माननी है। नो टैक्स कैन बी लिवीड विदाउट द सेंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, इसका मतलब कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जा सकता बिना पार्लियामेंट के सेंक्शन किए। सेंक्शन मतलब अप्रूवल दिए, ठीक है, अप्रूवल दिए। पार्लियामेंट मस्ट एटलीस्ट वंस अ ईयर, इसका मतलब पार्लियामेंट को एक साल में एटलीस्ट एक बार मिलना होगा। देन लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन द हाउस ऑफ कॉमन मस्ट बी अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर, इसका मतलब जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होगा हाउस ऑफ कॉमन्स में वही प्राइम मिनिस्टर के लिए अपॉइंट होगा। ठीक है, देन कैबिनेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। ठीक है, इसका मतलब जो कैबिनेट है वो रिस्पॉन्सिबल होगी पार्लियामेंट के लिए। ठीक है, ये टू मतलब TO वाला टू है। ठीक है, ये गलती हो गई है यहाँ पे, आप ठीक कर लेना। देन ये सारी क्या है? कन्वेंशंस हैं। आगे देखते हैं। पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ 2 चैम्बर्स, पार्लियामेंट में कितने चैम्बर्स होंगे? 2 चैम्बर्स, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, ओनली द लॉ लॉर्ड्स शैल अटेंड द मीटिंग ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स और डिसाइडिंग जुडिशियल केसेस, इसका मतलब सिर्फ जो लॉ लॉर्ड होंगे वही अटेंड करेंगे हाउस ऑफ लॉर्ड्स की मीटिंग। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ही होंगे ये लॉ लॉर्ड, ठीक है, और डिसाइड किसके लिए अटेंड करेंगे वो मीटिंग? जुडिशियल केसेस को डिसाइड करने के लिए। वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, अब ये क्या है? ये ट्रेडिशन है जहाँ पे स्पीकर जो है वो कंटिन्यू कर सकता है अनलेस वो रिज़ाइन ना करे और ना ही वो रिटायर हो। ठीक है, देन है पेयरिंग कन्वेंशन और मैंडेट कन्वेंशन। अब पेयरिंग कन्वेंशन क्या हुई? ये म्यूचुअल एग्रीमेंट है। पेयरिंग कन्वेंशन क्या है? म्यूचुअल एग्रीमेंट है पार्टीज़ के बीच
जो अलाउ करता है एब्सेंट मेंबर को टू नॉट वोट। एंड मैंडेट कन्वेंशन क्या है? ये आइडिया है जो इलेक्टेड पार्टी को फॉलो करना होगा, ठीक है, जो उसने प्रोमिसेस करे हैं ड्यूरिंग इलेक्शंस। मतलब जो इलेक्टेड पार्टी है, ठीक है, जो इलेक्ट हो गई है, उसे अपने जो प्रोमिसेस, उसने जो प्रॉमिस करे हैं इलेक्शंस के दौरान, वो उसे कंप्लीट करने होंगे। ये है मैंडेट कन्वेंशन, ठीक है। देन अब है स्टैच्यूज, नहीं, अब सबसे पहले चार्टर्स, सेकंड चार्टर्स पढ़ते हैं, ठीक है, ये सेकंड इंपॉर्टेंट सोर्स है। अब चार्टर्स क्या है? ये इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये सेकंड इंपॉर्टेंट सोर्स है और ये इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट होते हैं जिसे साइन कौन करता है? किंग साइन करता है या गवर्नमेंट साइन करती है। ये क्या करते हैं? ये राइट डिफाइन करते हैं पीपल के, राइट ऑफ द सिटीजन्स डिफाइन करते हैं ये, ठीक है, और लिमिट करते हैं ये पावर ऑफ रूलर्स, जो पावर्स है रूलर्स की वो लिमिट करते हैं, ये लिमिटेशंस लगाते हैं उस पर चार्टर्स, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चार्टर्स देखते हैं कौन कौन से थे। मैग्ना कार्टा 1215, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्टर है, ठीक है। अगर चार्टर का टॉपिक आता है मैग्ना कार्टा इंक्लूड बिल्कुल करना, ठीक है। अब मैग्ना कार्टा क्या है? ये चार्टर है जो लिमिट क्या करता है? पावर ऑफ द किंग, और कहता है, ठीक है, सबसे पहले क्या करता है? पावर ऑफ द किंग लिमिट करता है ये, एंड देन कहता है नो टैक्स कैन बी टेकन विदाउट अप्रूवल, मतलब कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा बिना अप्रूवल के, ठीक है। देन है पिटीशन ऑफ राइट्स 1628। पिटीशन ऑफ राइट क्या कहता है? ये कहता है कि नो वन कैन बी फोर्स टू पे, मतलब किसी को भी फोर्स नहीं करा जाएगा क्या करने के लिए? कोई लोन या गिफ्ट किंग को देने के लिए बिना पार्लियामेंट की परमिशन के, ठीक है। नो पर्सन इन इंग्लैंड कैन बी कंपेल्ड टू पे एनी लोन, गिफ्ट और टैक्स विदाउट द सैंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। ये कौन कहता है? पिटिशन ऑफ राइट्स है, राइट्स में है ऐसा। देन क्या है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1701 का। अब ये क्या कहता है? ये डिसाइड करता है कि कौन नेक्स्ट किंग बनेगा, ठीक है। ये क्या करता है? सक्सेशन टू द ब्रिटिश थ्रोन, ये डिसाइड करता है, ठीक है। देन क्या है? एक्ट ऑफ यूनियन विद स्कॉटलैंड 1707। ये क्या करता है? यूनाइटेड स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड इनटू वन कंट्री, ठीक है, अंडर वन कॉमन गवर्नमेंट, ठीक है। ये परमानेंटली यूनाइट कर देता है किसको? स्कॉटलैंड को और इंग्लैंड को एक गवर्नमेंट के अंदर, एक कॉमन गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये क्या थे? ये चार्टर्स थे, ये चार्टर्स के एग्जाम्पल्स थे, ठीक है। अब पढ़ते हैं स्टैच्यूज। स्टैच्यूज क्या होते हैं? ठीक है, ये स्टैच्यूज क्या होते हैं? लॉज होते हैं ये, जो क्या कौन करता है पास? पार्लियामेंट पास करती है इसे। ये लॉज जो हैं वो रिटर्न होते हैं एंड इन्फोर्सेबल भी होते हैं, ठीक है। इन यूके पार्लियामेंट सुप्रीम है, ठीक है। आगे के टॉपिक्स में हम पार्लियामेंट सोवरेनिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें पता चलेगा आप लोगों को कि पार्लियामेंट सुप्रीम कैसे है, ठीक है, पार्लियामेंट की क्या पावर्स है, क्या अथॉरिटी है, ठीक है। तो अब यूके में क्या है? पार्लियामेंट सुप्रीम है, सो वो क्या कर सकती है? कोई कुछ भी कर सकती है, वो कोई भी चेंज कर सकती है, कोई अमेंडमेंट कर सकती है, किसी चीज़ को कैंसिल कर सकती है, तो कुछ भी कर सकती है। मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट अनपावर्ड है, एम्पावर्ड क्या करने के लिए? रिपील और अमेंड दी स्टैच्यूज। वो क्या कर सकती है? रिपील कर सकती है उन्हें या अमेंड कर सकती है इन स्टैच्यूज को। अब इम्पॉर्टेंट स्टैच्यूज देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है? ये रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832। इसने क्या करा? इसने क्या करा? वोटिंग राइट्स दिए मिडिल क्लास मैन को। देन क्या है? पार्लियामेंट एक्ट ऑफ 1911। अब इसने क्या करा? रिड्यूस कर दी पावर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड, मतलब कर्टेल कर दी पावर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और इसके अलावा क्या करा इसने फिक्स कर दिया टर्म ऑफ हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन का टर्म फिक्स कर दिया, जो पहले 7 था अब हो गया 5 ईयर्स, ठीक है। रिड्यूस कर दिया, मतलब उसका जो टर्म था वो रिड्यूस कर दिया और 7 से 5 कर दिया। अब अगला क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1918 एंड 1928। इसने क्या करा?
इसने सबसे पहले तो वोटिंग राइट्स दिए इसने विमेन को, ठीक है, राइट ऑफ वोट टू विमेन एज वेल, ठीक है। एंड उसके बाद इसने क्या करा, इंट्रोड्यूस करा यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, विच मीन्स ऑल एडल्ट्स कैन वोट, मतलब जो भी एडल्ट्स हैं वो सब वोट कर सकते हैं। ये किसके अंडर आया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1918 एंड 1928, ठीक है। अब और क्या स्टैचूज थे, ठीक है, स्टैचू ऑफ वेस्टमिंस्टर एक्ट 1931, इसने क्या करा, इंडिपेंडेंस दी कंट्रीज़ को, कौन कौन सी, जैसे कनाडा, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ठीक है। ये किस इंडिपेंडेंस किसके अंडर मिली, स्टैचू ऑफ वेस्टमिंस्टर के। देन है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, ठीक है। इसमें क्या मिला, अब इसमें इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, ठीक है, और इंडिया और पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली। सारी पॉलिटिकल पावर्स इंडिया और पाकिस्तान को हैंड ओवर कर दी गई इस स्टैचू के अंडर, ठीक है। इन अप्रैल 1969 द वोटिंग एज वॉज लोअर टू 18 ईयर्स बाय एन एक्ट। अप्रैल में 1969 में जो वोटिंग एज थी वो 18 ईयर्स कर दी, मतलब अभी यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज था, उसमें एडल्ट वोट कर सकते थे। अब एडल्ट की क्या हुई डेफिनेशन, मतलब 18 ईयर्स प्लस वोट कर सकते थे, ठीक है, 18 और 18 ईयर प्लस। अब बिसाइड द पार्लियामेंट हैज़ ऑल्सो इनेक्टेड अदर लॉज, ठीक है, इसके अलावा भी लॉज इनेक्ट करे थे, जैसे लोकल गवर्नमेंट एक्ट 1888, 1924 एंड 1933, और द एब्डिक्शन एक्ट ऑफ 1936 एंड द मिनिस्टर ऑफ क्राउन एक्ट ऑफ 1937। तो ये सारे थे स्टैचूज जो यूके में आए थे। अब पढ़ते हैं जुडिशियल डिसीजंस। अब जुडिशियल डिसीजंस क्या होते हैं, ये क्या होती हैं, कोर्ट रूलिंग्स होती हैं जो इंटरप्रिटेट करती है कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ का मतलब, ठीक है। जुडिशियल डिसीजंस क्या होते हैं, ये कोर्ट रूलिंग्स होती हैं जो लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब इंटरप्रिटेट करते हैं। सच डिसीजंस जो हैं ये पार्ट बन जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के, ठीक है, स्पेशली यूके में, जहाँ पे कोर्ट ने काफ़ी हेल्प करी है इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल को शेप करने में। ब्रिटिश स्कॉलर जो डाइसी है, फिर से डाइसी की बात होती है, ठीक है, जो डाइसी है उसने इसे क्या कहा है, यूके कॉन्स्टिट्यूशन को उसने कहा है जज मेड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और क्या कहते हैं, शो करिए उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी ये कह के उसकी इम्पोर्टेंस शो करिए किसकी, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की। अब एग्जांपल्स कुछ हैं इसमें, कुछ केसेस के, जैसे है बशल्स की केस 1670, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, जूरीज को राइट मिले थे टू मेक डिसीजंस इंडिपेंडेंटली, स्टैब्लिशिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ जूरीज, मतलब इसमें क्या मिले थे, राइट्स मिले थे कि जूरीज के पास राइट्स हैं कि वो इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले सकते हैं। हावल्स केस ऑफ 1678, इसमें क्या हुआ था, इसमें हाईलाइट करी गई थी इम्यूनिटी ऑफ जजेस, ठीक है, मतलब दे कैन एक्ट इंडिपेंडेंटली, जो जजेस हैं वो भी इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सकते हैं बिना किसी डर के। तो ये क्या है, ये जुडिशियल डिसीजंस हैं, कोर्ट रूलिंग्स हैं जो प्रेसिडेंट्स की तरह यूज़ होती हैं, मतलब जो केसेस सिमिलर फैक्ट्स और क्वेश्चन ऑफ लॉ के जो पहले डिसाइड हो गए हैं आगे भी उन्हीं के जो प्रिंसिपल्स हैं वो अप्लाई होंगे। देन एमिनेंट वर्क्स। अब एमिनेंट वर्क्स क्या है, ये क्या है, बुक्स और राइटिंग्स हैं, ठीक है, बाय किसने लिखी हैं ये बुक्स और राइटिंग्स, पॉलिटिकल और लीगल स्कॉलर्स ने, ठीक है, और इन्हें गाइड की तरह ट्रीट करा जाता है, ठीक है। सम ऑफ द एमिनेंट वर्क्स रिटर्न बाय अथॉरिटीज़ ऑन द सब्जेक्ट ऑल्सो फॉर्म अ, क्या करते हैं वो, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये भी फॉर्म क्या करता है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले क्या है, ये मेज पार्लियामेंट प्रैक्टिस, ये डिस्क्राइब करता है हाउ पार्लियामेंट वर्क्स, मतलब पार्लियामेंट काम कैसे करती है। देन क्या है, डाइसीज लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक्सप्लेन करता है कन्वेंशंस एंड रूल ऑफ लॉ।
देन है ब्लैकस्टोन्स कमेंट्रीज ऑन इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक्सप्लेन करता है इंग्लिश लॉज और इट्स प्रिंसिपल्स, ठीक है, इंग्लिश लॉ और उसके प्रिंसिपल्स को। ये जो बुक्स हैं ये लॉज नहीं हैं, बट इन्हें एक्सेप्ट करा जाता है और रिलाय करा जाता है रेफरेंस सोर्सेज की तरह, ठीक है, रेफरेंस लिया जाता है इनका। तो ये है एमिनेंट वर्क्स। अब कॉमन लॉ, कॉमन लॉ से आप क्या समझते हैं, ये पढ़ते हैं। अब है कॉमन लॉ। कॉमन लॉ क्या होते हैं, ये भी लॉज होते हैं जो जज बनाते हैं थ्रू कोर्ट डिसीजंस, ठीक है, ये बेस्ड ऑन कस्टम्स होते हैं एंड ट्रेडिशंस ऑफ सोसाइटी। अब पढ़ते हैं, इट में बी डिफाइंड एज assembly of all those rules and important principles which are the product of slow process of long historical growth being based upon the customs and tradition of English society and later on recognized by courts of the country, ठीक है। अब ये क्या है, ये स्लोली ओवर टाइम ग्रो हुए हैं और ये बेस्ड हैं किस पे, रियल लाइफ केसेस पे, ठीक है। जजेस क्या करते हैं, ओल्डर केसेस को, ओल्डर केसेस के जो डिसीजंस हैं वो अप्लाई करते हैं प्रेजेंट में, सेम प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल्स लेते हैं कुछ कॉमन लॉ के, जैसे क्या है, पावर्स ऑफ द किंग और क्वीन, जिसे क्या कहते हैं, प्रेरोगेटिव्स ऑफ क्राउन भी कहते हैं जैसे। देन राइट ऑफ फेयर ट्रायल बाय जूरी, राइट ऑफ ट्रायल बाय जूरी, देन राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड असेंबली एट्सेट्रा, ये ऑलमोस्ट एंटायरली किस पे हैं, कॉमन लॉ पे हैं, ठीक है। तो ये भी जज मेड लॉज हैं, बिकॉज ये कहाँ से आ रहे हैं, कोर्ट डिसीजन से आ रहे हैं, कोर्ट रूलिंग से आ रहे हैं, ठीक है, इस वजह से इसे जज मेड लॉज कहा जा रहा है। हमने सारे ही टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं एक्सेप्ट कंक्लूजन। सो अब कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को। अब जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है इज़ नॉट वन बुक, ठीक है, कोई एक बुक में नहीं है, बट क्या है, ये कलेक्शन ऑफ मैनी सोर्सेज है ये, ठीक है। अब कौन कौन से सोर्सेज हैं, स्टैचू लॉ क्या है, ठीक है, जो लॉज हैं जो पास बाय पार्लियामेंट, जो मतलब जो लॉज पार्लियामेंट ने पास किए हैं, ठीक है। देन कॉमन लॉ क्या है, ये जजेस इंटरप्रिटेशन है। देन कन्वेंशंस क्या है, कस्टम्स और ट्रेडिशन है। अथॉरिटेटिव टेक्स्ट क्या है, फेमस राइटिंग्स हैं। देन जुडिशियल डिसीजंस, कोर्ट डिसीजंस है, रूलिंग्स, ठीक है। चार्टर्स क्या है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। तो ये सारे सोर्सेज हैं जो हमने अभी पढ़े थे इस वीडियो में, ठीक है। अब जो यूके कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसका जो फ्लेक्सिबल और इवॉल्विंग स्ट्रक्चर है वो अलाउ करता है यूके को चेंज अडेप्ट करने के लिए, किस किस में, पॉलिटिकल चेंज, सोशल एंड लीगल सर्कमस्टांसिस में, ठीक है, बिना रिजिडिटी ऑफ कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन कोडिफाइड तो है नहीं, तो इसमें रिजिडिटी की दिक्कत तो आएगी नहीं, तो इसलिए वो फ्लेक्सिबल है, इसलिए वो जो चेंजेस हैं वो अडेप्ट कर सकता है, ठीक है। बट इट ऑल्सो मीन्स, मतलब इसका मतलब ये भी है कि समटाइम्स यहाँ पे लैक ऑफ क्लैरिटी भी रहेगी, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ रिटर्न नहीं है इस चक्कर में। स्टिल द यूके सिस्टम वर्क इफ़ेक्टिवली, इसके बावजूद भी जो ये इसका जो फंक्शन है वो इफ़ेक्टिवली वो फंक्शन करता है, ठीक है। एंड बिकॉज अ स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्टिंग, इस वजह से क्योंकि वो बहुत टाइम से और बहुत स्ट्रॉन्गली वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं किसकी, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की, ठीक है, रूल ऑफ लॉ की एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिशन की। सो ये था सोर्सेस ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू कंक्लूजन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।